जोहार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समीक्षा क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड सरकार के द्वारा विभिन्न स्तर की जो JSSC के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनमें कुछ नियम में संशोधन वगैरह किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि वैकेंसी बहुत जल्दी आ ही जाएगी। तो उसी को लेकर के समीक्षा क्लासेस व टीम जो है आप लोगों के लिए सदैव तत्पर है। और इसी सिलसिले में आज हम झारखंड का जो टॉपिक है, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में इसकी अहमियत हो चुकी है झारखंड का। तो एकदम जीरो लेवल से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड का। और आज हम इसमें पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास, यानी अलग अलग कालों में झारखंड को किस किस नाम से लोग इसका वर्णन किए हैं अपने अपने साहित्य वगैरह में, और कौन से व्यक्ति ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था। ठीक है, तो इसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज का हम लोग का जो पहला क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है झारखंड का इतिहास। और झारखंड के इतिहास में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नामकरण। ठीक है, कि अलग अलग साहित्यों में झारखंड को किस किस नामों से संबोधित किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले झारखंड का मीनिंग को समझते हैं कि झारखंड है क्या। तो झारखंड जो है दोस्तों, वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ, एक शब्द है झार और दूसरा शब्द है खंड। यहाँ पे अगर मीनिंग को हम समझने का प्रयास करेंगे तो झार का मतलब होता है झाड़ी और खंड का मतलब होता है टुकड़ा, प्रदेश जिसको हम लोग बोलते हैं। तो झारखंड शब्द का जो मतलब निकल करके आ रहा है वो आ रहा है जंगल झाड़ियों वाला प्रदेश, या जिसको हम बोल सकते हैं वन प्रदेश। तो झारखंड कहने का ही मतलब क्या हुआ, वन प्रदेश। ठीक है, और ये तो हम लोग सबको मालूम है कि झारखंड जो है वो बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ और एक अलग राज्य बना। ठीक है, और झारखंड का उत्तरी भाग अगर हम बात करें कि झारखंड का कौन सा भाग जो है वो बिहार को टच करता है, तो झारखंड का उत्तरी भाग जो है वो बिहार की सीमा को टच करता है, और बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। झारखंड में मुख्यतः दो भाग सम्मिलित हैं, एक को हम बोलते हैं संथाल परगना क्षेत्र और एक को बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर कहने का मतलब ही है दोस्तों क्या, कि हम झारखंड के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और दूसरा जो क्षेत्र है वो संथाल परगना है। ठीक है, संथाल परगना के बारे में भी उस क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो नरीखंड है, यानी संथाल परगना का जो पुराना नाम है वो नरीखंड है, और उसके बाद उसका नाम कांकजोल पड़ता है। इसको नोट कर लीजिएगा कि संथाल परगना क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, नरीखंड, और फिर बाद में उसका नाम क्या हो जाता है, कांकजोल। अब हम देखते हैं इसके नामांकन के बारे में। झारखंड का जो नामांकन है, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये भी देखना जरूरी है। अभी हम बता दिए कि झारखंड शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो वन प्रदेश होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्या कि विभिन्न कालों में विभिन्न अलग अलग नामों से, यानी अलग अलग समयों में अलग अलग नामों से झारखंड शब्द का वर्णन किया गया है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो झारखंड नाम से जो शब्द का वर्णन मिलता है वो प्रथम, इसका पुरातात्विक जो प्रमाण मिलता है झारखंड का वो 13वीं सदी का एक ताम्रपत्र है, उसी में इसका उल्लेख मिलता है। यानी झारखंड का झारखंड नाम जो है, यानी झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रथम जो उल्लेख मिलता है वो 13वीं सदी का एक ताम्रपत्र में ही इसका उल्लेख मिलता है। अब आगे देखेंगे कि झारखंड शब्द का अगर हम बात करें कि इसका प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ पे मिलता है और किस नाम से मिलता है, तो प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है झारखंड का वो ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। नोट करते जाइएगा कि प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है झारखंड का वो किस में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में, और किस नाम से मिलता है, पुंड्र या पुंड्र। सवाल यहाँ से बनता है कि झारखंड प्रदेश का सबसे पहले वर्णन, साहित्यिक वर्णन जो है किस ग्रंथ में मिलता है, तो याद कर लीजिएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। किस नाम से मिलता है, पुंड्र या पुंड्र के नाम से। यानी
ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का जो वर्णन है, झारखंड क्षेत्र का जो नाम है, वो किस नाम से मिलता है? पुंड या पुंड्र के नाम से। एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे और आप लोग नोट करते जाइएगा। दूसरा अगर हम बात करें कि वायु पुराण में झारखंड का माने वर्णन जो है वो किस नाम से किया गया है, तो वायु पुराण में झारखंड का वर्णन है वो मुरंड नाम से किया गया है। वायु पुराण में झारखंड का नाम जो है वो क्या है? मुरंड। मुरंड के नाम से वायु पुराण में झारखंड को संबोधित किया गया है। ठीक है, आगे है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण की अगर बात करें तो विष्णु पुराण में झारखंड का जो संबोधन हुआ है, झारखंड का नाम जो लिया गया है वो मुंड के नाम से लिया गया है। आगे हम बात करेंगे भागवत पुराण के बारे में, तो भागवत पुराण में झारखंड शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो कीकट प्रदेश के नाम से मिलता है। सारा एक एक करके आप लोग नोट करते जाइएगा। भागवत पुराण में झारखंड का वर्णन किस नाम से मिलता है? तो कीकट प्रदेश के नाम से मिलता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में भी झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। नोट कीजिएगा, महाभारत के दिग्विजय पर्व में भी झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किस नाम से मिलता है? तो झारखंड को वहाँ पे पुंडरिक देश या पशु भूमि के नाम से वर्णन किया गया है झारखंड का। यानी झारखंड के बारे में, झारखंड के लिए जो शब्द लिया गया है महाभारत के दिग्विजय पर्व में, वो किस नाम से लिया गया है? तो पुंडरिक देश या पशु भूमि के नाम से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। किस नाम से मिलता है? तो नोट कीजिएगा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड शब्द का उल्लेख मुरंड देश के नाम से मिलता है। यानी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जो ये झारखंड का हमारा जो क्षेत्र है वो उस समय किस नाम से इस क्षेत्र का संबोधन किया गया है? तो मुरंड देश के नाम से किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में भी इस क्षेत्र का उल्लेख, हमारे झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में हमारे झारखंड का जो वर्णन किया गया है वो कलिंद देश के नाम से किया गया है। नोट कर लीजिएगा, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड क्षेत्र का जो वर्णन मिलता है वो कलिंद देश के नाम से मिलता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि मध्यकाल में भी बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकार लोग हुए थे। उसमें शम्स-ए सिराज था, इसके बाद सलीमुल्लाह था, गुलाम हुसैन खां था। इन लोगों ने भी हमारे झारखंड क्षेत्र का वर्णन अपने साहित्यों में किया है और उन साहित्यों में इन लोग झारखंड के लिए झारखंड शब्द का ही वर्णन किए हैं। यानी झारखंड के बारे में जो इन लोगों ने लिखा है, किसने? तो मध्यकाल के जो भी मुस्लिम इतिहासकार लोग थे, जिसमें शम्स-ए सिराज अफीफ है, सलीमुल्लाह है, गुलाम हुसैन खां है आदि, इन लोगों ने झारखंड का वर्णन झारखंड के नाम से ही किया है। ठीक है, यानी मध्य काल के मुस्लिम इतिहासकार लोग ने अपने ग्रंथों में, अब अपने साहित्यिक रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है, जो उसके लिए उन लोगों ने झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे शम्स-ए सिराज जो है, शम्स-ए सिराज का जो किताब है वो है तारीख-ए-फिरोजशाही। शम्स-ए सिराज का किताब है तारीख-ए-फिरोजशाही, जिसमें वो झारखंड शब्द का वर्णन झारखंड के नाम से ही करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि सलीमुल्लाह जो है, सलीमुल्लाह का जो साहित्यिक रचना है उसका नाम है तारीख-ए-बांग्ला, और उस तारीख-ए-बांग्ला में भी इसने झारखंड के लिए झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया है। आगे हम बात करेंगे गुलाम हुसैन खां के बारे में, तो इसने सियार-उल-मुतखरीन नामक साहित्य की रचना की है, जिसमें उसने झारखंड के लिए झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया है। तो ये नोट कर लीजिएगा कि मध्यकाल के मुस्लिम इतिहासकारों जैसे शम्स-ए सिराज अफीफ, सलीमुल्लाह, गुलाम हुसैन खां आदि इतिहासकारों ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथों में झारखंड क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया है। आगे हम बात करेंगे भक्तिकालीन कवियों के बारे में, जैसे कबीर जी हो गए, मोहम्मद जायसी हो गए। तो कबीर जी अपने दोहा में झारखंड शब्द का उल्लेख करते हैं, अपनी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख झारखंड के नाम से किए हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में अगर हम बात कर लें तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपनी किताब पद्मावत में भी, उनकी जो रचना है पद्मावत, उसमें भी इन्होंने झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया है और वो झारखंड के नाम से इस क्षेत्र का उल्लेख किया है।
ठीक है। अब आगे बात करेंगे आईने अकबरी के बारे में। तो आईने अकबरी में भी झारखंड क्षेत्र का वर्णन मिलता है, और आईने अकबरी में झारखंड के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो है कोकरा और खंकरा। नोट कर लीजिएगा, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कोकरा या खंकरा, या भी बोल सकते हैं तथा भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि आईने अकबरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कोकरा और खंकरा, ठीक है। यानी आईने अकबरी में कोकरा और खंकरा के नाम से जो वर्णन मिलता है वो निम्न में से किस राज्य के लिए है, तो झारखंड के लिए है। नोट कर लीजिएगा कि झारखंड के बारे में आईने अकबरी में जो वर्णन मिलता है वो कोकरा और खंकरा के नाम से मिलता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मुगल काल में, यानी मुगल काल में जो भी बादशाह लोग हुए थे उन लोगों का भी एक रिश्ता झारखंड क्षेत्र से था। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो जहांगीर के काल में यानी मुगल काल में झारखंड की स्थिति को देखेंगे कि जो मुगल बादशाह हुए थे क्या उनसे झारखंड के जो भी क्षेत्रीय राजवंश के जो भी शासक थे उनसे कोई संबंध था, और संबंध था तो संबंध का प्रकार क्या था, कैसा था, वो आगे हम लोग जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश और उनमें मुगल काल के जो भी बादशाह थे उनके बीच में जो रिलेशन था, जो रिश्ता था, उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मुगल काल से भी हमारा क्षेत्र प्रभावित रहा है। शॉर्ट में हम बता दें आप लोगों को कि मुगल काल के जो भी बादशाह लोग थे उनके प्रभाव में हमारा झारखंड था, ठीक है। और मुगल काल के जो भी शासक लोग थे उन लोग झारखंड के लिए खुखरा और कुकरा शब्द का प्रयोग किए थे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कि मुगल काल में झारखंड के लिए मुगल बादशाहों के द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो था खुखरा और कुकरा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तुजू के जहांगीरी। तुजू के जहांगीरी के बारे में अगर हम देखें तो ये जहांगीर की आत्मकथा है, ठीक है। और जहांगीर अपने आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। हम क्या बताए कि जहांगीर जो है मुगल बादशाह था जो अपने आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया है। आगे हम बात करेंगे अकबरनामा में, ठीक है। तो अकबरनामा में अगर हम देखें ठीक है, हम क्या बताएं कि अकबरनामा में भी झारखंड का उल्लेख मिलता है, और अकबरनामा में झारखंड का जो उल्लेख है वो झारखंड के नाम से ही मिलता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कि अकबरनामा में झारखंड के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया, तो झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया गया है। आगे हम बात करेंगे टॉलमी के बारे में। तो टॉलमी भी जो था वो भी झारखंड के बारे में लिखता है और झारखंड क्षेत्र के बारे में एक शब्द का प्रयोग करता है, और वो शब्द है मुंडल। मुंडल, ठीक है। यानी टॉलमी के द्वारा झारखंड के लिए जो शब्द लिया गया है वो कौन सा शब्द है, मुंडल। आगे बात करेंगे फाहियान के बारे में, जो चीनी यात्री था, ठीक है। वो फाहियान जो है वो छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए, छोटा नागपुर बोलने का मतलब ही होता है क्या, झारखंड। तो फाहियान जो है वो छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए कुकुट लाड शब्द का प्रयोग किया है। एकदम नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है, और यहाँ से हर झारखंड की जो भी परीक्षाएं होती, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड के नामकरण से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फाहियान के बारे में कि फाहियान जो है एक चीनी यात्री था जो भारत आया था, और उसने अपने किताब में झारखंड के बारे में वर्णन करता है, और झारखंड के लिए वो कुकुट लाड शब्द का प्रयोग करता है। आगे बात करेंगे हवेन सॉन्ग के बारे में। तो हवेन सॉन्ग भी जो है वो झारखंड के बारे में कीलो ना सुफालाना या कर्ण सुवर नामक शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे इसमें देखेंगे क्या कि झारखंड कहने का ही मतलब होता है मुख्य रूप से छोटा नागपुर का जो पठार है और संथाल परगना का क्षेत्र, दोनों को आप अगर मिला दीजिएगा तो वो झारखंड बनता है। और छोटा नागपुर क्षेत्र के बारे में भी हम लोग को जानना यहाँ पे जरूरी है, और संथाल परगना क्षेत्र के बारे में भी जानना जरूरी है। तो संथाल परगना क्षेत्र का प्राचीन नाम भी है, ठीक है, जिसमें प्राचीन नाम में स्टार्टिंग में ही बताए थे कि संथाल परगना को नरीखंड और
बाद में उसे कांकजोल कहा जाने लगा। ठीक है, संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? नरीखंड, और बाद में फिर उसे कांकजोल कहा जाने लगा। ठीक है, और अभी हम बताए कि फाहियान जो था, जब वो यहाँ पे देश, हमारा भारत देश पहुंचा था तो वो हर तरफ आया था, झारखंड क्षेत्र भी आया था, और अपने आत्रा वृत्तांत में वो जो लिखता है उसका आत्रा वृत्तांत का नाम है फो को क्वी। फाहियान का जो आत्रा वृत्तांत है उसका नाम है फो को क्वी, और फो को क्वी में अपने यात्रा वृत्तांत में वो झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र के लिए कुकुड लाट शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं क्या कि दूसरा एक चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग, जो हम बताए अभी कि वो झारखंड के लिए, छोटानागपुर क्षेत्र के लिए कीलो ना सूफालाना और कर्ण सुवर्ण नामक 2 शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें ह्वेनसांग के बारे में, तो ह्वेनसांग भी जो था वो एक चीनी यात्री था। ठीक है, और वो अपनी यात्रा वृत्तांत ये भी लिखा था जिसका नाम था सी यू की। ठीक है, यानी ह्वेनसांग के द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया था सी यू की, उसमें भी झारखंड का वर्णन मिलता है, और झारखंड का वर्णन वो छोटानागपुर क्षेत्र के लिए कीलो ना सूफालाना और कर्ण सुवर्ण नामक 2 शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, मध्यकाल में अगर हम बात करें तो रांची क्षेत्र को जो है वो कोकरा या खोखरा, यानी छोटानागपुर क्षेत्र के लिए मध्यकाल में कोकरा, रांची या छोटानागपुर के लिए मध्यकाल में कोकरा या खुखरा नामक 2 शब्दों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मध्यकाल में रांची को, यानी हमारे छोटानागपुर क्षेत्र को कोकरा और खुखरा के नाम से जाना जाता था। बाद में धीरे धीरे वही कोकरा और खुखरा क्या बन गया? चूटिया नागपुर बन गया। इसके बाद चूटा नागपुर बना, और धीरे धीरे वही फिर छोटा नागपुर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, ये तो हम नामांकन आज बता दिए। इसके बाद हम देखेंगे कि झारखंड का इतिहास हम शुरू कर दिए हैं। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम देखेंगे कि झारखंड के कौन कौन से क्षेत्र से क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, और धीरे धीरे इसी तरह से हम लोग मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, झारखंड के टॉपिक को देखते हुए जाएंगे। तो आज का जो क्लास है आज हम इतना ही रखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।